Hello everyone and welcome to the class. In today's class we are going to discuss about the erosion and its cycle, अपर्दन और उसका चक्र और उस अपर्दन चक्र से बनने वाली अलग अलग स्थितियां। अपर्दन यानी इरोजन ये एक्सोजेनिक फोर्सेस और उनके एजेंट्स का काम है। अपर्दन किसका काम है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। विंड काम कर रही है, बहता जल काम कर रहा है, ग्लेशियर काम कर रहा है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है। और ये क्या करते हैं? ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो अपलिफ्टमेंट्स होते हैं उनको इरोजन करके धीरे धीरे नीचा कर देते हैं। लेकिन इस ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक साइकिल यानी एक चक्र के फॉर्म में होता है, जिसे हम अपर्दन चक्र कहते हैं। चक्र से होता क्या है? चक्र से ये होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि पहले पानी इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, फिर वायुमंडल में जाता है, फिर क्या होता है, फिर कंडेंस होता है, बादल बनता है। बादल बनने के बाद क्या होता है? प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होता है। तो फिर जो ऊपर गया पानी होता है वो फिर कहां जाता है? नीचे आ जाता है। तो यही चीज चक्र के साथ है कि पहले इंडोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं? किसी स्थल रूप को ऊपर कर देती हैं। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं? उसका वेदरिंग इरोजन करके उसे नीचे कर देती हैं। और फिर इंडोजेनिक फोर्सेस उसको क्या कर देती हैं? ऊपर कर देती हैं। तो दोबारा जो इरोजन शुरू होगा, दोबारा ऊपर होने पे उसे कहेंगे सेकेंड इरोजन साइकिल। तो किसी भी स्थल रूप से क्या होगा? पहली बार ऊपर होने पे अपर्दन हुआ तो पहला अपर्दन चक्र, फिर वो कट के नीचे हो गया, फिर ऊपर हुआ तो वो दोबारा अपर्दन चक्र। ठीक है, तो ऐसे ही अपर्दन का जो चक्र यानी एक शुरुआत और फिर एंड, जब प्रारंभ से अंत हो जाता है उसके बाद दोबारा उस स्थल पर अगर प्रारंभिक अपर्दन और फिर लास्ट पॉइंट आता है तो इसे हम कहते हैं अपर्दन का चक्र। ठीक है, यानी अपर्दन एक चक्र में होने वाली संकल्पना है। अब हम देखते हैं कि क्या यह अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की और कैसे यह साइकिल पूरी होती है। एक स्कॉटिश विद्वान थे जेम्स हटन। स्कॉटिश यानी ये स्कॉटलैंड के थे। कौन थे? जेम्स हटन, स्कॉटलैंड के थे जेम्स हटन। जेम्स हटन स्कॉटिश थे। अब जेम्स हटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट कहा था। कब? 1785 में, 1785 में। और 1785 में जेम्स हटन ने क्या कहा था? आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। न तो आदि का कोई लक्षण है, ना ही अंत का कोई भविष्य। ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना ही अंत का कोई भविष्य, ये टर्म है। ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना ही अंत का कोई भविष्य। ये किसने कहा था? ये जेम्स हटन का स्टेटमेंट है। और यहीं से क्या हुआ? पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय संकल्पना प्रारंभ होती है। इसी स्टेट से कह दें कि पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय संकल्पना। जेम्स हटन से स्टार्ट होती है। अब इसी चक्रीय संकल्पना पर क्या हुआ? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? इसी चक्रीय संकल्पना पर स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन ने कौन सी संकल्पना दी? इन्होंने संकल्पना दी एक रूपतावाद की, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। किसकी दी? एक रूपतावाद। इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म।
एक रूपतावाद की संकल्पना। तो एक रूपतावाद की संकल्पना के जो स्टैब्लिश करने वाले थे वो जेम्स हटन थे, और उसमें उन्होंने उससे एक रूपतावाद की संकल्पना से संबंधित लाइन कौन थी? वो थी न आदि का कोई लक्षण है, ना ही अंत का कोई भविष्य। और इसी स्टेटमेंट से पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय संकल्पना का प्रारंभ होता है। वो अलग बात है। जब विलियम मॉरिस डेविस आते हैं, अमेरिकी विद्वान, तो उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने इस चक्रीय संकल्पना को, इस चक्रीय तथ्य को एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में और एक ग्राफ के फॉर्म में दर्शाया। ठीक है, तो इस चक्रीय संकल्पना को ज्यादा प्रोग्रेसिव रूप से कौन बताया? यूएसए के विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने। तो स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चक्रीय संकल्पना को प्रतिपादित करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? जेम्स हटन। ये तीनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट कि एक रूपतावाद या यूनिफॉर्मिटिज्म किसने दिया था? ना आदि का कोई लक्षण है, ना अंत का भविष्य किसने कहा था? और पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किसने शुरू किया? तीनों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं चलती है। ये बात यूएसए के विद्वान विलियम मॉरिस डेविस के आने के बाद ज्यादा इसको बल मिलता है। और बल मिलने पे होता क्या है? देखिए, सामान्य रूप से कहा गया कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों से, एक सामान्य परिभाषा है या सामान्य स्टेटमेंट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंतर्जात बल काम करते हैं। बल यानी इंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे अगला स्थल रूप कैसे बनेगा? ऐसा बन सकता है। ठीक, अगला स्थल रूप ऐसा बन गया। अब इस इंडोजेनिक फोर्सेस पे क्या करेंगे? इस पे काम करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करेंगे, फिर ये क्या होगा? फिर ये स्थल रूप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये स्थल रूप क्या होगा? इस रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक, यानी संप्राय। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक टर्म आता है अपर्दन चक्र। तो अपर्दन चक्र क्या है? समय की अवस्थाएं। कौन सी समय की अवस्थाएं? कौन सी समय की अवस्थाएं? तरुणावस्था यानी यूथ एज, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक, तो अपर्दन चक्र क्या है? ये समय की अवस्थाएं हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें उत्थित यानी उठा भूखंड। उत्थित या उठा भूखंड क्या होता है? उत्थित या उठा भूखंड अपक्षय, अपर्दन के कारण क्या होता है? संप्राय मैदान बन जाता है। उसमें एक स्थल रूपों का निर्माण होगा, उसमें नहीं। ये उठा उछा भाग ऐसा निक्षेपण होगा तो कहीं एक नया पार्ट बनने लगेगा ना। ठीक है, तो अपर्दन चक्र क्या होता है? चक्र समय की विभिन्न अवस्थाएं हैं।
तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद फिर क्या होगा, फिर अगर एंडोजेनिक फोर्सेस लगा तो फिर से क्या होगा, फिर से युवावस्था आ जाएगी। भाई अब ये अवस्था आ गई ना, ठीक वैसे ही फिर यहां एंडोजेनिक फोर्सेस लगे और ये पार्ट क्या हो जाए, फिर ऐसे ऊपर उठ जाए तो क्या होगा, फिर से युवावस्था आ जाएगी। ठीक है, तो अपर्दन चक्र समय की वो अवस्था है जिसमें कोई भी उत्थित यानी उठा भूखंड अपर्दन अपक्षय द्वारा संप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र कहते हैं, या जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, भौगोलिक अपर्दन चक्र। इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक अपर्दन चक्र। ठीक है, पता है अपर्दन चक्र के मॉडल्स ऑफ इरोजन ऑफ साइकिल। अब इसमें कुछ सामान्य कॉन्सेप्ट कभी कभी एग्जामिनेशन में लगातार पूछ लिए जाते हैं। सामान्य कॉन्सेप्ट में क्या है कि डेविस ने अपर्दन चक्र का, डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र, डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र मॉडल कब दिया, 1899 में दिया, 1899 में दिया। ठीक, अब ये भौगोलिक अपर्दन चक्र जो था डेविस का, इसमें क्या कौन कौन किनको सम्मिलित किया था, अपर्दन के कारकों के रूप में किसको सम्मिलित किया था, तो उसमें बहता जल, फ्लोटिंग वाटर को कॉन्सेप्ट को सम्मिलित किया था। जैसे एक तो है कि डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र मॉडल दिया, और इस डेविस का जो ये चक्र शब्द था ना, इसी को क्या बताया, इसी को जर्मन विद्वानों ने चक्र शब्द को भ्रामक बताया। ठीक, यानी चक्र शब्द को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन भौगोलिक अपर्दन को क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। खासकर पेंक ने इसका सबसे ज्यादा चक्र शब्द का विरोध किया था। ठीक है, बहता जल, भूमिगत जल, हिमानी, परहिमानी आदि, इन सब को क्या किया, इसने सम्मिलित किया। किसने, डेविस ने 1899 में अपने भौगोलिक अपर्दन चक्र मॉडल में। डेविस ने एक और मॉडल दिया 1905 में, शुष्क प्रदेशों का अपर्दन चक्र। यानी जब डेविस ने सामान्य भौगोलिक अपर्दन चक्र की बात किया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, भूमिगत जल, बहता जल, हिमानी, पर हिमानी को सम्मिलित किया। ठीक, सागरी जल को भी सम्मिलित किया था। तो सामान्य जब भौगोलिक अपर्दन चक्र की बात आती है, सामान्य भौगोलिक अपर्दन चक्र की बात आएगी तो कौन होगा उसमें, बहता जल, भूमिगत जल, हिमानी, परहिमानी और सागरीय जल। ठीक है, फिर डेविस ने 1905 में क्या किया, शुष्क अपर्दन चक्र, यानी एरिड एरिया में
यानी कब? एरिड रीजन, शुष्क अपर्दन चक्र। क्वेश्चन पूछता है डेविस ने शुष्क अपर्दन चक्र कब दिया? तो 1905 में। इसके अलावा 1911 में बीदी और 1918 में स्विजिक, तीन नाम हैं, बीदी, स्विजिक, बीदी, स्विजिक, और तीसरा नाम है सैंडर्स। ये तीनों हैं। तीनों ने अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग समय में क्या किया? कास्ट अपर्दन चक्र बताया। कास्ट 1911, 1918 और सैंडर्स 1921। और कहां पे क्या बताया इन्होंने? चूना पत्थर वाले चट्टानों में, चूना पत्थर वाली चट्टानों में। कब? चूना पत्थर वाली चट्टानों में क्या दिखाया? कास्ट, कास्ट अपर्दन चक्र। याद रखिएगा, जब भी कभी चूना पत्थर आए तो वहां पर अपर्दन से बनी हुई चट्टानों को या अपर्दन की स्थिति क्या कहते हैं? कास्ट अपर्दन चक्र। तो कास्ट अपर्दन चक्र से संबंधित तीन नाम है, बीदी, स्विजिक और सैंडर्स, जिन्होंने 1911, 1918, 1921 में अपनी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। वॉल्टर पेंक ने 1950 में परिहिमानी अपर्दन चक्र